वेलकम स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं क्या, आज के इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम जो 2023 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसका आज हम बिल्कुल वायरल पेपर कराने वाले हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जो अपने टारगेट को चाहते हैं कि आप हिंदी में 100 में से 100 लाएं। तो ऐसे ही हम आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीटली करवाने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल पेपर में आपको विधिवत बताया गया है क्या। ये कक्षा 12 वालों का पेपर है, सामान्य हिंदी है, केवल प्रश्न पत्र और पूर्णांक आपका 100 नंबर का दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। तो पहले से ही आप लोग ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। तो इसमें जो सवाल हैं, ठीक है, जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, पहले खंड क है, तो खंड क में पहले हम लोग ध्यान देंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले विकल्पी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बोला जा रहा है पहले का क है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है बेटा। ऑप्शन नंबर पहला है आपका बालकृष्ण भट्ट दिया गया है। बी वाला ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र है। तीसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न है। चौथा है प्रेमचंद्र। तो इसमें से जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे ये कौन थे, अगर आपको पता है तो आप लोग सही कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र कौन, ये जो प्रताप नारायण मिश्र थे यही क्या थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। आइए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोला जा रहा है कि सैनिक और अंग्रेजी, ठीक है, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे। कौन थे भैया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, ठीक, सिंह दिनकर हैं, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। यदि आपको ये उत्तर पता है बेटा तो इसको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है तो भी बताइएगा कि नहीं पता है, हम आपको इसमें बता देंगे। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। बाकी हम आपको सारा क्वेश्चन हल कराएंगे। यहाँ बोला जा रहा है रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं। चलो बेटा, इसमें आपका कितना ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक जो हैं वो कौन है, वो हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर घ पे। बोला जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में, शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। तो शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है, क्या है भाई, ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। सी वाला ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और डी वाला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। इसमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, शिकायत मुझे भी है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और इसको बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं, इसका जो सही विकल्प है उसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हरिशंकर परसाई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंग पे। बोला है कि इसमें जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है। आपके ऑप्शन है, पहला है आपका क्या है भाई, पहला आपका है फणीश्वर नाथ रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा भाई, इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये गद्य से पूछा गया था वैसे ही अब पद्य से पूछा जाएगा। पद्य मतलब पद्यांश से पूछा जाएगा। इसमें बोला जाएगा कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है। ये किसका कथन है बेटा, आपके ऑप्शन है रामचंद्र आचार्य शुक्ल जी का है, ठीक है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर नागेंद्र का है। इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा विकल्प सही है, आप हमको फटाफट कमेंट करके बताइए तो, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास की रचना नहीं है, तुलसीदास की रचना नहीं है।
तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, क्या है? रामलाल नहछु, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। तो तुलसीदास की इसमें से जो रचना नहीं है ये भी आप हमें बताइए, यदि पता है तो ठीक ठीक, नहीं पता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा ऐसा रचना है जो तुलसीदास की नहीं है। अगर नहीं पता है तो भी आप हमको बताइएगा, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ख दिया गया है, ठीक है। ख का आपको अब तक नहीं पता है तो आप हमसे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं, इसका हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी अपने आप को ट्राई करिए। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल कवि हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, रीतिकालीन कवि हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे मीराबाई, रसखान, ठीक है, द्विजदेव और विद्यापति। इसमें से जो रसखान है ये क्या है? ये रीतकाल के कवि हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1970 में मिला था, वर्ष 1971 में मिला था, वर्ष 1972 में मिला था, 1974 में मिला था। तो इसमें जो सही विकल्प है बेटा वो मिला था आपको इनको सी वाला ऑप्शन, जो कि 1972 वर्ष 1972 में इनको दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? चलिए भाई, इसका ऑप्शन दिया गया है सन 1868 से 1900 तक, 1919 से 1938, फिर 1900 से 1922, सन 1938 से 1943। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 1900 से 1922 तक, इसी को माना जाता है। समझ में आ गया बात? चलो भाई आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो ये देखिए जो अब क्वेश्चन शुरू होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 नंबर का होगा बेटा। कितने नंबर का होगा? पूरा 10 नंबर का होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जैसे बोला जा रहा है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला लाइन आपको यही बोला जाएगा कि गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और गद्यांश कुछ इस तरह से दिया गया है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकालीन भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इस इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर पार करने के बाद भी राष्ट्र निवास जन। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोग को, ये अगर आप 4 से 5 लाइन जैसे ही पढ़ेंगे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से चैप्टर से दिया गया है। तो पहला चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, ये उस चैप्टर से ये गद्यांश दिया गया है। अब 10 नंबर में से आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया अगर आपने ये पता लगा लिया कि किस चैप्टर से दिया गया है। तो बेटा इसी के आधारित आपको 5 ठो प्रश्न दिया होगा नीचे। जैसे ये दिया, पहला प्रश्न बोला जाए कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पहला पाठ क्या है? ये जो है पाठ का नाम क्या है? कौन सा गद्यांश है? राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये दोनों अगर आप लिख देते हैं बेटा तो 2 नंबर यहाँ पे बड़े आसानी से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो लाइन आपको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित है, उसका आपको व्याख्या कर देंगे। 2 नंबर यहाँ पे मिल गया। फोकर का नंबर मिल रहा है, 10 नंबर ले सकते हैं। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? यदि आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हमें बताइएगा, हम इसका भी आपको सॉल्यूशन करा ही देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। निवासी, देखिए राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं, ठीक है। उत्थान में घाटों के निर्माण कैसे होगा? अथवा जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा था। तो ये तो हो गया राष्ट्र का स्वरूप। इसी के बाद देखिए एक और दिया गया हमारा यहाँ पे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अथवा जो लिखा है ये तो ऊपर वाला क्लियर हो गया। उसके बाद एक गद्यांश और दिया गया है। 2 में से अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आप एक ही करिए जो आपको समझ में आ रहा है। अब दोनों नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा से ही अंश है। तो ये भी अलग चैप्टर से है, तो आप अथवा में करके अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बस आप अच्छे से गद्यांश को पढ़िएगा
इसके आधारित जो जो इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका जवाब दे दीजिए। ये देखिए नीचे कुछ इस तरह से प्रश्न भी पूछा गया है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। रेखांकित अर्थ की व्याख्या कीजिए। महर्षि अरविंद ने क्या कहा था। बस ऐसे ही करते जाएंगे, आपको 2-2 नंबर करके मिलता जाएगा। 5 प्रश्न होगा जिसमें से आपको 2 बचे 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा बिना कुछ किए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि दिए गए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ गद्यांश नहीं होगा, यहाँ पे पद्यांश होगा, ठीक है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए दिया गया है पद्य, ठीक है। तदंतर बैठी सभा ऊटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहुजागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर जैसी, ठीक है। तो इसका अगर आपको आता है अर्थ तो आप बड़े आसानी से बेटा 10 नंबर उड़ा ले जाओगे। अगर यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसका मैंने एकदम बेसिक से क्लियर कर दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको एक ऐसे ही मिल जाएगा, तदंतर बैठी सभा ऊटज किया गया, ठीक है। तो ये वाला मैंने एकदम अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, ठीक। इसका आप 10 नंबर एकदम 10 सेकंड में उड़ा ले जाओगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें जो प्रश्न पूछा गया, देखिए हम आपको हिंदी बताए हैं, देखिए कैसे फटाफट आप लोग जवाब देते हैं। यहाँ बोला जा रहा है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये जो लिखे हैं जो इस ये जो दिया गया है भाई, क्या है ये जो चैप्टर है, ये तदंतर बैठी सभा ऊटज के आगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और कैकेयी का अनुताप जो है वो कौन लिखा है उसका नाम अगर आप लिख लेते हैं, कहाँ गए भाई, उसका नाम लिख लेते हैं और शीर्षक किसका है, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा बड़े आसानी से। बस कवि का नाम लिखिए और किस शीर्षक से है, तो ये कैकेयी के अनुताप से लिया गया है, ठीक है बेटा। आगे बात करेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित मतलब यहाँ पे जो लाइन रेखांकित की गई है, वैसे यहाँ पे किया नहीं गया है, लेकिन अगर आपको दिया जाए बाय द वे इस तरह से कुछ रेखांकित कर दिया जाएगा तो उसका आप व्याख्या कर देंगे, आपको फिर 2 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न सी में, भरत किसे लेने, ठीक है, चित्रकूट गए हुए थे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, भरत किसको लेने गए थे, प्रभु श्री राम को लेने गए थे, ठीक है। इतना लिख देंगे, 2 नंबर यहाँ से भी मिल गया आपको। उसके बाद आएंगे, अयोध्या का राज्य किसे मिला था। अयोध्या का राज्य किसे मिला था बेटा, बता दीजिए, किसको मिला था, भारत को मिला था, हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से और यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। गंभीर वाणी में बोलते हैं तो कौन सा अलंकार है, यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा। बट अब बस इतना बता दोगे 2 नंबर, तो यहाँ पे 10 नंबर आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अथवा करके बोला जा रहा है, तू मांसहीन तू रक्तहीन हे अस्थि विशेष। तो देखिए अथवा करके यदि आप वो आता है तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको भी कर लीजिएगा, ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक देखिए, बिल्कुल गांधी परिवर्तन बापू के प्रति जो दिया गया है उसी चैप्टर से है। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही पूछा गया जैसे मैंने पहले वाले में बताया, तो इसमें भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अथवा करके दिया गया, या तो आप इसको कर लीजिएगा या तो आप उसको कर लीजिएगा, 2 में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा पहले से ही, ठीक है। यहाँ बोला जाए गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य के में किसे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन उसी में आ जाएगा, 5 क्वेश्चन है ना, इस तरह से। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5वां जो प्रश्न भी बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए बेटा, ये बिल्कुल 5 से 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब कि मैक्सिमम आपका 80 वर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में बस 30-40 वर्ड लिखें, जल्दीबाजी में छोड़ के चलिए, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लोग हैं जो ऐसे आपको बताते हैं कि शॉर्ट तरीके से लिखिए। बेटा शॉर्ट लिखोगे तो कट जाएगा, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो बिल्कुल अगर 80 शब्द में बोला जा रहा है तो 80 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। 80 से 90 हो जाए, लेकिन 80 से 50 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीवन परिचय लिख रहे हो भाई, अब अपना कुछ ऐसा थोड़ी लिख रहे हो कि बस उत्तर लिखे टू द खत्म हो गया।
ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दिया गया 3 ऑप्शन दिया गया है, वासुदेव सरल अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 3 बाबू ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आपको मिलने वाले हैं। आप इसको पढ़ लीजिए और समझ भी लीजिए, मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ। तो आप इन तीनों में से एक को 2023 में छप चुका है, ये बात किसी को पता चले या ना चले, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है आप तैयार करिए, किसी न किसी सेट का पेपर ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। जीवन परिचय आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। इन तीनों में से केवल एक ही का लिखना है, या तो आप इसका लिख लीजिए, या तो आप इनका लिख लीजिए, या तो आप इनका लिख लीजिए। तीनों लोगों का नहीं, ये नहीं कि तीनों लोग का कर लीजिए, नहीं, केवल एक लोगों का करना है जीवन परिचय, चाहे किसका कर ले, जो जिस पे आपका फुल कंसंट्रेट हो, जिस पे कमांड पूरा हो, उसी को करिएगा ताकि उसका नंबर पूरा आपको मिल सके आसानी से। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न ख पे। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये ख में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। देखिए एक गद्यांश के एक लेखक का नाम होगा, एक कवि का नाम होगा। एक कवि का जीवन परिचय देना पड़ेगा, उनकी रचनाओं का उल्लेख करना पड़ेगा, और एक गद्य से एक लेखक का आपको जीवन परिचय के साथ उनकी रचनाओं को दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कवि का बात करें तो कवि में देखिए कौन दिया गया है, मैथिली सरल गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 3 कवि यहाँ पे दिए गए हैं। 3 कवि में से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना पड़ेगा। तो 80 शब्द से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उनका जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनका जन्म स्थान, परिचय, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, माता पिता, कब डेथ हुआ, इनका कैसे क्या, मतलब सारी योग्यताएँ, रचनाओं के साथ इनका पूरा वर्णन एक अच्छे से करिएगा सुंदर राइटिंग में। यदि आपको नहीं समझ में आता कि जीवन परिचय कैसे लिख दे कि पूरा नंबर मिल जाए, तो इस पर आप हमें कमेंट करिएगा, हम इस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे ही बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो अगला क्वेश्चन है 6वां वाला, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80, अथवा या फिर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ये 2 प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, ये दिया गया और ये दिया अथवा में, या तो आप इसको कर लीजिएगा, यदि आप इसको कर लीजिएगा, आपको जिस पे पूरा कमांड हो। ठीक है, तो यदि पंचलाइट और बहादुर पे आपको फुल कंसंट्रेट है तो आप इसी कहानी को लिखिएगा। ठीक है, अगर आप इसको जानते हैं ध्रुव यात्रा बहादुर को लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको फोकस करूंगा कि जिस पे आप कमांड अच्छा हो, जिस पे आप अच्छा लिख सकें, आप उसी को लिखिएगा, मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको कम से कम बेटा नहीं तो 5 से 8 नंबर मिल जाएगा फोकट का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक के प्रश्न उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के कथनांक संक्षेप प्रस्तुत किया गया। यहाँ अलग अलग जिला वालों के लिए अलग अलग खंडकाव्य दिया गया है। जिस जिला में जो जो खंडकाव्य चलता है वो अपना अपना लिखेंगे। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं जौनपुर से लिख दिए जो बनारस वालों का, ऐसा नहीं करना है बेटा। ठीक है, जौनपुर वालों के लिए और बनारस वालों के लिए, वाराणसी वालों के लिए, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, जितने भी जिले वाले हैं सबका अलग अलग खंडकाव्य होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, अभी खंडकाव्य हम आपको पढ़ाए नहीं हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो जब पढ़ा देंगे तो यहाँ से 10 नंबर आप उड़ा ले जाओगे बड़े आसानी से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी खंडकाव्य। वैसे हम बात करें तो हम वाराणसी से हैं, तो हम वाराणसी से बिल्कुल हैं, तो वाराणसी के बारे में डिस्कस करते। जितने लोग वाराणसी से बिलोंग करते हैं वो एक चीज़ को ध्यान देंगे, यहाँ पे ये रश्मि रथी हमारे वाराणसी जिला में चलता है। रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है, जिसमें से आपको यहाँ पे 8 से 5 नंबर, अगर 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर और 8 नंबर का होगा तो 8 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये वाराणसी वालों के लिए मैंने क्लियर कर दिया। और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको डाउट है कि हमारे ज़िला में कौन सा खंडकाव्य आता है, तो बिंदास बेटा कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको हर जिला वालों के लिए अलग अलग बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। देखिए अगला जो हमारा है, ये सब अलग अलग जिला वालों के लिए खंडकाव्य है, मैंने आपको बोला था पहले ही। अब देखिए खंड ख आ गया, तो यहाँ से खंड ख शुरू होता है। अब खंड ख शुरू होगा तो यहाँ पे संस्कृत दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। संदर्भ के साथ अनुवाद करना है किसका,
कि एक संस्कृत का श्लोक एक पद्यांश दिया जाएगा आपको, गद्यांश। जैसे यहाँ पे दिया है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित। तो यहाँ पे यदि आप एक लाइन पढ़ लेते हैं, संस्कृत पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम आपके साथ खड़े हैं, आपको संस्कृत हर टॉपिक बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला ये ये महामना मदन मोहन मालवीय वाले चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ बोला मदन मोहन विद्वान वक्ता, जो महामना मदन मोहन मालवीय थे वो क्या थे, बहुत ही महान विद्वान वक्ता, वक्ता माने बोलने वाले, ठीक है, थे। धार्मिको नेता, धार्मिक के नेता थे। पटु पत्रकार, ये पत्रकार भी थे, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं, क्योंकि अभी आप जानिए कि आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसका हमें व्याख्या करना पड़ेगा, इसका अर्थ लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक को ये दिया, जैसे कि एक को ये दे दिया, उसके बाद एक को आपको अथवा करके दिया जा सकता है। देखिए मैंने बोला था ना, यहाँ देखिए अथवा करके एक और दिया, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांत के, पंचशील सिद्धांत से दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको या तो ये कर लीजिए या तो वो कर लीजिए। 10 नंबर यहाँ पर भी आपका रखा गया है, 10 नंबर नहीं तो 8 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, बेटा ध्यान दीजिएगा। ख वाला प्रश्न है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये ख वाले प्रश्न में क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज़ और, प्रश्न नंबर 9 में चलेंगे तो बोला जाए, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बड़ा ही सुंदर, अच्छा है भाई। आइए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक ही बताएंगे हम, ज़्यादा नहीं बताएंगे। जैसे ये देखिए, आँख का तारा होना, आँख का तारा होने का मतलब बहुत प्यारा होना, सिंपल सी बात है, बहुत प्यारा होना। जैसे एक माँ के लिए एक बेटा उसकी आंखों का तारा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बेटी, मतलब एक माँ के लिए उसका बेटा उसकी आंखों का तारा होता है, ठीक है, बहुत प्यारा होना। ये मैंने आपको एक वाक्य में प्रयोग करके दिखा दिया। अब बाकी इसमें से एक ही करना भी है, तो चाहे आप ये कर लीजिए, चाहिए आपको यहाँ से बेटा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे 10वें प्रश्न पे। यहाँ देखिए, ये देखिए 10 में बोला जाए कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, नदीसह का संधि विच्छेद यहाँ पे करना है। कौन सा है, नदी धन ईसह, ठीक है, नदी प्लस ईसह, ना प्लस तीसह। तो नदीसह का कौन सा सही होगा, तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे वैसे ही। प्रश्न संख्या घ में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 ठो दिया गया है, 1 2 3 4 ठो, इसमें से 2 का ही शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि यहाँ बोला जाए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं, तो इनका क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी, ठीक है नहीं थी, तो ये कट जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। ये हो गया आपका, सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है, सभी छात्रों में जो रमेश है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे एक ठंडा गिलास पानी दो, तो इसको भी शुद्ध करके लिखिए। मुझे एक गिलास ठंडा चाहिए, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, ठीक है। ये जो है, मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको अगर ये कर लेते हैं तो 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि शांत अथवा हास्य रस के अस्थाई भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ से आपको मिलेगा हाँ 2 नंबर मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉलिड नंबर मिलता है बेटा, ग्रामर में कहीं भी नंबर नहीं कटता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सॉलिड नंबर एकदम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे शांत रस जो होता है और हास्य रस जो होता है, किसी एक का आपको अस्थाई भाव बताना। जैसे कि देखिए, अब हम जैसे बात करें हास्य रस की बात करें, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। हास मतलब हंसने वाला हास, ठीक है। तो ये जो हास्य रस होता है उसका परिभाषा देने के बाद आप उसकी एक उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा कितना बेटा, 2 नंबर। आगे बढ़ेंगे, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा या फिर रूपक अलंकार क्या होता है आपको पता होना चाहिए।
उत्प्रेक्षा क्या होता है, किसी एक ही का लिखना है, वो भी लक्षण बता के उदाहरण सहित। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। जो सोरठा और दोहा होता है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और उसका मात्रा जो होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, लक्षण दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करेंगे आपको समझ में ये आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, स्थानीय उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा। ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा, 13वां प्रश्न। ये भी आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया। क्या है? स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए विद्यालय पे प्रधानाचार्य या फिर प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ से आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। तो यदि आप लिख लेते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। अथवा या तो फिर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये कर लीजिए, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक पत्र भी लिख सकते हैं। यदि आप ये लिख देते हैं तो भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आप वो करिए या ये करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 14वां प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के ऊपर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध आपका क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, पहले ही मैं बता रहा हूँ। निबंध है आपका मेरा प्रिय कवि। आपका जो प्रिय कवि है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तुलसीदास, सूरदास, रहीम दास, कबीर दास, दासों के दास, कालिदास, जिसका भी आपको लिखना है, आपके जो प्रिय कवि हैं उनका आप उस पे निबंध, उनके पे निबंध लिख सकते हैं एकदम लहा लहा के। ठीक है, और ये मिलेगा पूरा एकदम 12 में से 12 नंबर बेटा। ठीक है, 12 या 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। जैसे ये हो गया स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, इस पे भी लिख सकते हैं, स्वच्छता अभियान पर भी लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस पे भी लिख सकते हैं। कोरोना वायरस, देख लीजिए बेटा, मैंने पहले ही आपको बोला था कोरोना वायरस पे निबंध आना तय है। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है, देखिए, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध आपको लिखना पड़ेगा। मैंने कोरोना वायरस पे निबंध अपलोड कर दिया है, यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से 5-6 हेडिंग मैंने बना के आपको बताया, बहुत विधिवत बताया है। यदि आप उतना लिख देते हैं तो फोकट का एकदम 12 नंबर उड़ाएंगे आप लोग। बोर्ड परीक्षा से देखने वाले देखते रह जाएंगे, होश उड़ जाएगा सबका। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने आपको पहले एक चीज़ बता दिया कि जो 2023 का पेपर था, वायरल पेपर, उसको मैंने पूरा हल करा दिया है। ऐसे ही अगर मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसका भी क्वेश्चन आता है मैं सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको क्लास समझ में आ गया होगा। वीडियो को आगे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।